अलग अलग तरीके से चाहे वो सर्वे हुए हो और या जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन किया, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने उस हिसाब से भरे क्योंकि उनको जानकारी उस समय नहीं थी। और अब जब वो कैंप्स में भी गए तो कैंप्स में क्योंकि आय को बदलने का कोई अधिकार नहीं था, तो इस कारण से अभी तक उनको जानकारी नहीं। लोग फोन करते हैं पूछने के लिए किस कारण से होगा, हम बोलते हैं कि आप एटीसी के माध्यम से इसको करा सकते हैं, मगर वो बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बन रहा है। तो आप लोग जो लोग वंचित ना रह जाएं वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा, इस चीज में अगर और भी पैमाने इस चीज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। कई बार कहा जाता है कि जो उसके पास गांव के अंदर मान लो प्लॉट है या 2 कमरे का मकान है, मगर आज की क्या पता वो पुश्तैनी मकान उसका चलता आ रहा हो और आज की तारीख में उसकी माली हालत क्या हो, क्या पता वो बेरोजगार हो गया, परिवार में ऐसा कोई हादसा हुआ हो और आज की उसकी माली हालत ऐसी हो कि वो उसके पास जीवन व्यापन करने का कोई साधन ना हो। उस चीज को भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि केवल 2 कमरे होने से ये दिखाया नहीं जा सकता कि आज की तारीख में भी उसकी माली हालत ठीक है। उस चीज को भी सुनिश्चित करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात रखी कि कई जगह वेरिफिकेशन में दिक्कतें आती है। मैं चाहूंगा कि कोई उनका भी सुझाव हो तो जरूर दें। परिवार पहचान पत्र पे भी हम उसको सरल बनाएंगे कैसे किया जा सकता है। मगर जहां आप बात कह रहे हैं कि परिवार की आय फ्लक्चुएट करती है, परिवार पहचान पत्र जो है वो पहले एसईसी की डाटा की तरह नहीं है कि आज अमीर था कल गरीब हो गए। प्रोएक्टिव प्रोसेस है और उसके अंदर किसी के परिवार की आय अगर फ्लक्चुएट करती है तो उसको तुरंत रीवेरीफाई करा सकता है और उसकी श्रेणी बदलती रहेगी। वहां जहां आप क्या कह रहे थे कि उसके 2 मकान गांव के अंदर, ये हमारी गाइडलाइंस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है जिसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर अपनाया है, जिसके अंदर 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड इन म्युनिसिपैलिटीज, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड इन रूरल एरिया, इमूवेबल एसेट्स ऑफ 1 करोड़ और मोर। ये गाइडलाइंस है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के अनुसार फॉलो करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि किसी भी सदस्य के कोई भी सुझाव हो जिसके अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस और सरल हो, जल्दी इसके अंदर कार्रवाई हो और आम नागरिक को ईडब्ल्यूएस के लाभ मिले, तो हरियाणा सरकार उसको जरूर अपनाने का काम करे। धन्यवाद। एक इसके अंदर बात हुई है जो सरलता की बात कह रहे हैं कैसे बेहतर हो। मैं वही कहूंगा कि जो आपके कैंप लगाए जाएं, इन कैंप्स में कम से कम जो इनकम का किसको कैसे ठीक किया जाए उसको भी एक पैमाना वहीं पर एटलीस्ट वो बंदा अपना उसके अंदर सिस्टम में डलवा तो सके। उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाके सिस्टम में डालना है, वो सबसे बड़ी बात। अभी कैंप लगे तो उसमें नहीं हुआ। मैं और एक उदाहरण हमारे खुद के गाँव का भी देना चाहूंगा। चौटाला गाँव में एक धरना लगा हुआ था, मैं वहां गया, उन्होंने मुझे एक सूची दी तकरीबन 250-300 लोगों की। वो लोग बैठे हुए थे, साफ देख के अधिकतम लोग लग रहे थे कि बड़े जरूरतमंद है। मैंने उनका इंक्वायरी भी करवाई चंडीगढ़ से यहाँ पर, और उस डेटा के अंदर भी कई जगह पे उसमें भी त्रुटियां थी, टेक्निकल एरर था। उनके बहुत सारे लोगों की ये दिखा दिए गए कि उनके अर्बन एरियाज के अंदर 100 गज से ज्यादा का प्लॉट है, इस कारण से हमने उनका काट दिया। और वो लोग गरीब थे बेचारे, उन्हें कभी चौटाला से बाहर नहीं गए होंगे, उनका अर्बन एरिया में दिखाया हुआ था। तो बाद में वो शायद टेक्निकल एक मिस्टेक थी। तो बट मैं ये कह रहा हूँ इस तरह की बहुत सारी त्रुटियां आज की तारीख में भी हैं। तो केवल और केवल जो लोग आपने लाभार्थी नहीं थे उनको निकालने का काम किया, वो बहुत सही बात है। मगर जो लोग लाभार्थी होने चाहिए, और कोविड के बाद सर बहुत बड़ी बात है, जो मैं इनकम के पैमाने की बात कर रहा हूँ, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जो शायद 1,80,000 से थोड़ा सा ऊपर थे, वो आज की तारीख में बहुत बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो उनका विशेष ध्यान रखें, उसके लिए जो इनकम का पैमाना है उसको सरल बनाने के लिए कुछ प्रयास जरूर किए जाए, और जो भी सहयोग मिल सके दे सकेंगे हम कोशिश करें। माननीय सदस्य ने खुद ही एक बात कही कि निकाल दिए और नए नहीं बनाए। उनसे 12.5 लाख की पार्टी के सदस्य शीशपाल जी ने कहा कि 12 लाख से 15 लाख नए लोग नए बने। अगर नहीं बनाए, मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए जो जिसको होना चाहिए। तो और कोविड के बाद में मानता हूँ बहुत बड़ी बात। इतना बोल सकता हूँ माननीय सदस्य का अध्यक्ष जी, इनका साथ रहेगा तो जरूर हरियाणा का कोई भी नागरिक जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होना चाहिए उसको हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। आप भी जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, अगर इनकम वेरीफाइड है 180 से नीचे, तो आपका लोग आभार प्रकट करेंगे कि उनका पीला राशन कार्ड बन चुका है। धन्यवाद। श्री प्रदीप चौधरी जी। नो सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि क्या रायपुरानी और कालका स्वास्थ्य केंद्र में कोई ब्लड बैंक स्थापित करने की सरकार की योजना है?
तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि नहीं। हमारा रायपुरानी एरिया से कम 50 किलोमीटर दूर, चाहे कोविड का समय था, चाहे डेंगू की बात हो, प्लाज्मा की बात हो, ब्लड डोनेशन की कमी की बात हो, तो कई जगह साधन नहीं, बसों की दिक्कतें परेशानियां, दूर दराज क्षेत्र से लोगों को या प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। बड़ी लूट मार वहाँ पिछले दिनों हुई जहाँ बीमारियाँ फैली आई। तो मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा कि कालका और रायपुरानी में अगर आप ब्लड बैंक स्थापित नहीं करना चाहते तो कम से कम मिनी ब्लड बैंक वहाँ जरूर स्थापित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, WHO की गाइडलाइन के मुताबिक जनसंख्या का 1% नेसेसरी है ब्लड बैंक यूनिट लगाने के लिए। पंचकूला की जो 2011 के सेंसस के मुताबिक जनसंख्या है 5,60,000 और जिसको अगर आज का कैलकुलेट किया जाए 6.7 लाख आती है और जिसके मुताबिक पंचकूला की रिक्वायरमेंट बनती है 6,700 यूनिट और यूनिट पर ईयर। और पंचकूला की जो आज कैपेसिटी है वो है 11,160 ब्लड यूनिट्स पर ईयर। तो WHO की गाइडलाइन के मुताबिक ही हम लगाते हैं। पंचकूला सिविल अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप बैंक है, कमांड हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप है, 3 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक ब्लड स्टोरेज सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रायपुर रानी में है। प्रेजेंटली द रिक्वायरमेंट ऑफ कालका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज सफिशिएंट। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भी अगर हम देखें अपने प्रदेश में तो हमारे प्रदेश में 140 ब्लड बैंक हैं, जिसमें से 32 गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 108 प्राइवेट सेक्टर में हैं। इन 140 बैंकों में जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर है की फैसिलिटी है वो 113 ब्लड बैंकों में है, 20 गवर्नमेंट के अस्पतालों में है और 93 प्राइवेट अस्पतालों में है। और अगर हम WHO की गाइडलाइन के मुताबिक देखें तो 1% की पॉपुलेशन के मुताबिक सर प्रदेश में जो रिक्वायरमेंट है वो 3,30,000 बनती है और प्रदेश में आज जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है वो 4,25,000 की है। तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में ब्लड बैंक का सफिशिएंट मात्रा में रादर अधिक जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है और जो WHO की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ही हम ये बैंक सेटअप करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बहुत बड़ी बड़ी खबरें जब बीमारियां आई है, कोविड की थी या डेंगू की, हमारे पंजोर कालका या रायपुरानी एरिया में बहुत मांग उठी कि मिनी ब्लड बैंक खोला जाए यहाँ, क्योंकि दूर दराज का एरिया है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत जगह दूर दराज से गाँव में जाना पड़ता है। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश है कि इस पर जरूर विचार करके मिनी ब्लड बैंक। श्री आफ्ताब मेमन जी 28। सर, लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि पिछले विधानसभा सत्र में भी जब किसानों की जल भराव की और उसकी जवाब दे रहे थे तो हमारे जिले का गिरदावरी जो है नहीं आई थी और हमने जब कहा था तो जब इन्होंने चेक करवा के अगले सत्र के अगले दिन ही जवाब दिया था तो 25 से 30 हजार एकड़ के बीच में आकलन जो है फसल का नुकसान का और जल भराव का हुआ था। सर, मैं ये कहूंगा कि ना तो उसका कोई मुआवजा आया पिछले साल का और इस साल की जो इन्होंने जवाब दिया है
उसमें अभी गिरदावरी के ऑर्डर तो कर दिए, लेकिन अभी तक उसकी जो है रिपोर्ट नहीं आई है। जबकि हालात ये हैं कि किसानों की पिछली फसल तो खराब हुई, लेकिन अगली फसल जो थी, ना गेहूं की बुआई हुई ना सरसों की बुआई हुई। और मैं ये मानता हूं कि बुआई तो हुई नहीं, लेकिन किसानों को कोई उम्मीद, क्योंकि पिछले साल का जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं हुई। और इस साल के जब गिरदावरी नहीं हुई तो क्योंकि ये भापेंगे कहां से कि कितना नुकसान, तो मेरा ये है कब तक तो ये गिरदावरी हो जाएगी। और ये साल दर साल अब जल भराव से जो नुकसान होता है, मेरे यहाँ तो इन्होंने जवाब जब मैंने क्या मतलब उसमें कदम उठाए गए, मेरे जिले का तो नाम ही नहीं है कि उसमें जो राशि कई जगह 5-5 लाख तक की है उसमें नहीं है। तो क्या इसका कोई एक ऐसा टाइम फ्रेम करके उप मुख्यमंत्री जी आप जो है करेंगे जिससे कि गिरदावरी आ जाए, और गिरदावरी के बाद जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, ना तो पिछले साल का ही फैसला हो पाया ना इस साल का, तो क्या होएगा जब गिरदावरी ने, तो ऐसा कोई सिस्टम के किसान कब तक उम्मीद करेगा। अभी भी मेरे यहाँ मेरे जिले में, अपने जिले में मैं बता सकता हूँ, हजारों एकड़ जमीन जो है अभी भी पानी में है और उसमें कोई फसल अब भी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिसंबर का आखिरी हफ्ता तो चल ही रहा है। तो मेरा ये है कि मुआवजे का तय करने से पहले गिरदावरी का एक टाइम फ्रेम सेट करें जिससे कि ये होए, और पिछले साल वर्ष का जो नुकसान हुआ है उसका भी कुछ है कि नहीं है वो मुआवजे का देने का। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही खरीफ की, क्योंकि गिरदावरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे बाई इलेक्शन का हिसार में लगा हुआ था और उसके साथ पंचायती राज का पूरे प्रदेश में लगा हुआ था, उस कारण थोड़ा सा डिले हुआ। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आएगी उसका मुआवजा भी भेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ माननीय सदस्य जो पिछली रबी 2022 की बात कर रहे थे, उसके अंदर हरियाणा में 109 करोड़ का रुपया ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया, जिसके अंदर मेवात में 32.26 करोड़ रुपया फसल खराबे का ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है, जो आपकी ट्रेजरी में आ चुका है। उस एक सेकेंड, आपने बोला ना, आप एक बार बात तो सुन ली। दूसरी चीज, जहां माननीय सदस्य ने बात कही है कि फसल खराबा आज भी है, पानी खड़ा है, दूसरी फसल की बुआई नहीं हो रही। पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,000 रुपया जहां बुआई नहीं होती थी वहां मिलता था, उसको अब हमने पीछे बढ़ाया, क्योंकि 12,000 को अब हमने 15,000 प्रति एकड़ कर दिया है 100% डैमेज का। तब उसको भी बदल कर हमने 7,500 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के 7,500 रुपया प्रति एकड़ हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिले। अब ये निर्णय लिया गया है। आपके मेवात के अंदर क्षतिपूर्ति के अंदर लगभग 3,667 किसानों ने अपनी फसल खराबे का या बुआई ना या पानी खड़े होने का अपलोड किया, जिसके अंदर 16,007 एकड़ एरिया है जो कि आज नॉन सॉन या डैमेज्ड है। उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे ही इन फार्मर्स का भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर डाटा वेरीफाई हो जाएगा, इनको भी तुरंत उसका मुआवजा हरियाणा सरकार देगी। जहां बात माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 32 आपने दे तो दिया, वो किसान को कब मिलेगा? मैं माननीय सदस्य इस हाउस में पहले भी रहे, आज भी रहे, आज के दिन पैसा खाते में डालने के लिए खाता वेरीफाई कराना फार्मर को पड़ेगा। और उसके अंदर मैं आपसे भी आग्रह करूंगा और अब इस सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान से भी आग्रह करूंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर आप अपनी एरिया की वेरिफिकेशन को ट्रेजरी से वेरीफाई जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि मुआवजा पड़ा रहता है। एक खेवट के अंदर 4 हिस्सेदार, 5 हिस्सेदार, 10 हिस्सेदार है, पैसा उस पूरी खेवट का आएगा, मगर जब डिवीजन होगी तो प्रत्येक हिस्सेदार के नाम पे होगी और उस कारण डिले होता है। बहुत सा आज के दिन भी ऐसा पैसा है जो ट्रेजरी में हरियाणा सरकार ने भेजा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में, सब डिविजन में पड़ा है, मगर 8-8, 9-9 सालों से उसका क्लेमेंट कोई नहीं आया, जिनके अकाउंट्स वेरीफाई होकर उसके अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाए। तो मैं तो विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सब डिवीजन लेवल पर इसको जरूर मॉनिटर कराकर जो उचित किसान जिसकी फसल को नुकसान हुआ उसके खाते में पैसा जरूर भिजवाने का काम। सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब से एक दरखास्त करूंगा कि आपने गिरदावरी और मुआवजे की बात तो कर दी, लेकिन ये बार बार जो जल भराव की जो समस्या हो रही है इसके लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि अब आपने इसमें लिख दिया डीजल और बिजली के पंप सेट से
इससे बात नहीं बनेगी। लो लाइंग एरियाज के लिए बिल्कुल इस चीज के लिए, और बार बार जब आपके पास सर्वे हो रही है, गिरदावरी हो रही है, तो आपके पास है जो लो लाइंग एरिया के लिए एक जो है उसमें कमेटी बना के आइडेंटिफाई करके जो कारण है उन कारणों को जो है उनको जो है समाधान करा जाए, जिससे कि ये हर बार किसान को इस बात के लिए ना होना पड़े कि उसकी बार बार फसल जो है, हमारे यहाँ तो पानी वैसे ही नहीं है, एक फसल की उम्मीद करते हैं वही होती नहीं है, तो दोनों बार में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और जो आपने ये बात कही है, इसमें मैं कहूंगा कि आप डिप्टी कमिश्नर्स को भी इंस्ट्रक्ट कीजिए कि लोकल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के कोई मीटिंग जरूर कर लें 2-4-6 महीनों में। इस तरह की अगर मुआवजे की कोई बात अटकी पड़ी है, लोकल लेवल पे दे कैन सिट टुगेदर एंड मतलब आइडेंटिफाई कि क्या मतलब इसमें हो सकता है, जिससे लोगों में जागरूक दे, और खाते में पैसा पड़ा रहना, किसान को ना मिलना, ये भी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात। अध्यक्ष जी, सजेशन वेल टेकन। मैं जरूर डायरेक्ट करूंगा डिप्टी कमिश्नर्स को कि तुरंत सारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएं कि विधानसभा वाइज कितना मुआवजा आज भी ट्रेजरी में पेंडिंग है, और अगर हाउस सहमत हो तो जिसका क्लेमेंट 5 साल से नहीं आया उसके अंदर भी जरूर हमें विचार बनाना पड़ेगा कि वो पैसा लाकर भी हम और किसी जगह उपयोग करने का काम करें, क्योंकि ऐसा करोड़ों रुपया आज भी ट्रेजरी में पड़ा है जो उपयोग नहीं हुआ। दूसरी ओर पर ये तो सरकार ने निर्णय करना है कि सरकार निर्णय करे, इसके ऊपर कोई डिसीजन ले। नहीं, अगर हम तो निर्णय कर लेंगे, फिर कल यही सामने खड़े होकर कहेंगे आपने किसान का पैसा वापस। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। श्री वरुण चौधरी जी। 29। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है तो उस टाइम तक ये अंडर कंसिडरेशन था लेकिन अब हरियाणा सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2018 के धारा 3 की उपधारा 2 के खंड क व्याख्या अनुसार दिनांक 26/12/2022 को हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जो अध्यक्ष पद के लिए श्री रविंदर बलियाला जी XML, कोई बात नहीं, हम और सवाल लगाया तो श्री विजय बड़ूजर ये हैं वाइस चेयरमैन, श्री रवि तरनावली मेंबर हैं, श्रीमती मीना नरवाल है मेंबर हैं, श्री रतनलाल बामनिया ये मेंबर हैं। तो ये सरकार ने सबकी अधिसूचना जारी कर दी है। धन्यवाद। वरुण जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो 15 दिन से भी अधिक पहले लगाया गया था, और शायद आपके क्वेश्चन से ही जी हाँ, यदि प्रश्न लगाकर सरकार ने ये कार्य किया है तो ये एक अच्छी बात है सर। लेकिन मेरा प्रश्न जो था उसमें 2 भाग थे कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब तक किया जाने की संभावना है तथा इसकी देरी के कारण क्या है, क्योंकि सर 2014 में वरुण जी दे रहा है, दुरुस्त है, क्या बात है सर? सवाल है सर, सवाल लिखित में दिया गया 8 साल पहले सर, 8 साल पहले भंग तो कर दिया गया था, लेकिन 8 साल लग गए सर इसको बनाने में। और सर आज भी चलो आयोग बन गया, धन्यवाद। सफाई कर्मचारी आयोग अभी भी पेंडिंग है, सब कॉम्पोनेंट प्लान अभी तक नहीं बन रहा सर। 20% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की हरियाणा में है, तो उनकी नजरअंदाजी ना की जाए, उनका पूरा ध्यान रखा जाए, ये मेरी प्रार्थना है सर। और ये जो हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट था सर, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं थी, अनिवार्य था इस कमीशन को बना दिया है, धन्यवाद। और आगे भी प्रार्थना है कि सफाई कर्मचारी आयोग को भी जल्द बनाया जाए और ऐसी सब कॉम्पोनेंट प्लान अथॉरिटी भी हरियाणा प्रदेश में बनाई जाए। धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी। प्रश्न नंबर 30 अध्यक्ष जी। श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अहम मसला है। ये स्कॉलरशिप का जो है, स्कॉलरशिप किस लिए दी जाती है कि गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर सकें। लेकिन हमने देखा है कि हालात जो हो रहे हैं
कि 2014 से 19 तक जो है हरियाणा में 52% एप्लीकेंट्स थे जिनको पीएमएस खाली दिया गया है, और 37% को जो है ये पे ही नहीं दिया नहीं गया क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। दूसरा अध्यक्ष जी, ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसने 18 करोड़ 7,757 एलिजिबल बेनिफिशरीज को अभी तक नहीं दिया। जब उनका विड्रॉल हो गया, ट्रेजरी से पैसा निकाल दिया गया, फिर भी उनको नहीं दिया गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको स्टाफ करा जा रहा है, उनको फंड्स नहीं दिए जाते। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई रोहतास डिग्री कॉलेज अटेली का है, रोहतास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अटेली का है, उनको फेवर करके अनड्यू फेवर दिया जाता है। और जो है ऑडिट ने पॉइंट आउट करा है अध्यक्ष जी कि पेमेंट ऑफ 4.74 करोड़ टू स्टूडेंट्स जो है उनको दिया गया है जो हरियाणा से बाहर पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए अध्यक्ष जी, ये तो बहुत ज्यादा जाती है। और जो है कैग की रिपोर्ट के मुताबिक और पेमेंट 7.36 करोड़ वाज मेड टू 2,490 स्टूडेंट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। अब अगर इस तरह के हालात होंगे, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने विजिलेंस प्रोब जरूर उसमें इंस्टीट्यूट करा है, उसका क्या हुआ है उसका भी हमारे को जरा बता दें। और जो ये बच्चे हैं छात्रवृत्ति के जो है इनका जो है इसमें इनके अपने इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ 249 केसेस 27 क्लेम्स हैव बीन रिजेक्टेड बाय कॉलेज। अब ये कॉलेज ने क्यों रिजेक्ट करी है उसका भी हमारे को ब्यौरा दे दिया जाए। कह रहे हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो बहुत वाइड एंगल है, उसका हमारे को पता नहीं चलता कि क्या उसमें क्या क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है। और 30 claims have not been verified by the college due to non-submission of requisite documents by claimants। चलिए इसका तो हम फिर भी बात कर लेते हैं। 192 students have been received on the portal and payments against these claims will be made in the next 7 days। अब जो है 2020-21 से ये पेंडिंग है। अब कह रहे हैं अगले 7 दिन के अंदर हम दे देंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप के जो बच्चे हैं जो इतने समय जो निकल गया है उनकी भरपाई कैसे पूरी हो पाएगी, आप हमारे को ये बताएं। उनको किस तरह से आप भरपाई करेंगे, क्योंकि ये हालात जो हैं ये हमारे सबके सामने हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी ये जो है 249 स्टूडेंट्स जो है उनको दिया नहीं गया है। और ये जो छात्रवृत्ति दी जाती थी मेरे ख्याल में 12,000 और स्टूडेंट्स को जो बुक का किताबों के लिए भी जो पैसा दिया जाता था वो भी नहीं दिया गया है। तो इस हालात के अंदर हमारे गरीब बच्चे क्या करें, वो कहाँ जाएं, उसके ऊपर आप हमारे को प्लीज जरा रोशनी डालिए। कुछ कहेंगे क्या अध्यक्ष महोदय? प्रश्न क्या है? शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या 95,052 थी, जिनमें से 83,834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। हरियाणा के सभी जिलों में 11,218 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी, जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी सही न भरना है। सही लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए छात्रों से ही जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरवाई जाती है। छात्रवृत्ति प्राप्त न होने वाले विद्यार्थियों की जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है तथा विभाग को आदेश दिया गया है कि इन सभी विद्यार्थियों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करवाकर अगले 21 दिनों में छात्रवृत्ति जारी की जाए। प्रश्न ख, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में गवर्नमेंट कॉलेज अटेली जिला महेंद्रगढ़ में 487 अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों में से 238 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। 249 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल ठीक नहीं भरी, जिसके कारण इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी। वर्तमान जानकारी के अनुसार 192 छात्रों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हो गई है। विभाग को आदेश दिया गया है कि अगले 7 दिन में इन छात्रों की छात्रवृत्ति जारी कर दी जाए। बचे हुए 57 विद्यार्थियों में से 27 दावों में जानकारी गलत प्राप्त हुई है। कॉलेज द्वारा भी इनके दावे को खारिज कर दिया गया है। 30 छात्रों के दावे में दस्तावेज पूरे नहीं है, जिनके कारण कॉलेज ने भी सत्यापित नहीं किया है। जो दावे कॉलेज द्वारा स्थापित कर दिए जाएंगे उनकी छात्रवृत्ति जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने खुद अपने उसमें दिया है
कि महेंद्रगढ़ के अंदर 1106 जो है उनको नहीं मिला है, भिवानी में 558 हैं और बाकी जगह जो है सबसे ज्यादा है यही 2 जगह पर हैं। एक अंबाला में भी यही हाल है, 767 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। तो ये ऑनलाइन पोर्टल की जो आप बात करते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ है, इसको बंद कर दिया जाता है। आपको शायद मालूम नहीं है, आप अपने अधिकारियों से वहां पे पता करिएगा। ये ऑनलाइन के ऊपर जब ये रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो बहुत समय, थोड़े से समय के लिए खोला जाता है और फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो कारण है ये प्रशासनिक है मंत्री जी, और इसको आपको जो है टेकअप करना पड़ेगा ताकि बच्चों को इसमें सुविधा मिल सके। नहीं तो वो पूरे इधर उधर तितर बितर फिरते रहते हैं, बुरे हाल उनके होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर जो है आप इसके ऊपर गौर फरमाएंगे ताकि ऑनलाइन पोर्टल जो है ये जंजाल ना बन के रह जाए, ये सुविधा बने जो सरकार दे रही है। पोर्टल की बात है, कोई सवाल आए किसी महकमे का आए, पोर्टल है, पोर्टल से सरकार चल रही है, पोर्टल से सरकार चलानी है तो मंत्री जी की क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है? पोर्टल कर देगा सब कुछ, मतलब सब कुछ पोर्टल कर देगा, सरकार भी पोर्टल चलाए, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, और कभी भी कोई पोर्टल ठीक नहीं आया। अध्यक्ष धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा इसके ऊपर, और अध्यक्ष जी, ये प्रोग्रेस की निशानी है ये। अध्यक्ष जी इसमें एक अध्यक्ष जी इसमें चलो आगे। अध्यक्ष जी इसमें कुछ एक कंफ्यूजन है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी। सर इसमें कुछ हमारी सेंट्रली, पहले 100% हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी स्कॉलरशिप, अब जो है 60-40 है। एक तो हमारा जो 60% सेंटर का है, 40% स्टेट का है, टाइमली स्टेट जो है उसको भरे। सर दूसरा क्या है, 2018-19 से पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट सभी की स्कॉलरशिप देने का काम करता था। 2018 और 19 के बाद ये दिक्कत इसलिए आ रही है सर कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अब जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग कर रहा है, हेल्थ अलग कर रहा है और ITI अलग कर रहा है। तो इस वजह से जो बच्चे डाल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हजारों की संख्या में ऐसे बच्चों ने हमें पत्र लिखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सही समय पे हमें स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हम अपनी शिक्षा को छोड़ गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ये केवल अब एजुकेशन मतलब एक डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी पहले शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के पास थी और वो सभी डिपार्टमेंट्स को पैसा दे देते थे, अब डिपार्टमेंट्स को खुद देना है, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को इसका दिक्कत आ रही है। तो काइंडली इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए कौन नोडल डिपार्टमेंट रहेगा उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम करें। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए पहले इसमें बहुत सी त्रुटियां थी, एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह से इस प्रकार से ले लेता था। अब जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी आई उसमें उसका बड़ा भारी लाभ है। और जैसे पोर्टल बंद करने वाली बात कही तो मैं इसकी जानकारी लूंगा, अगर इस प्रकार की कोई बात है तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। ये बात तो सही है कि नहीं, इसमें है नहीं कुछ भी। 57 विद्यार्थी केवल हैं, 27 के दावे खारिज करे, 30 के नके दिया कि जो भी है। और आपकी जो दूसरी भी है, नहीं आपके सामने जब ये प्रश्न आया है तब इन्होंने फटाफट ये करा है। ये तो 2021 के बाद की बात है। आपके आज हम 22 के आखिरी में आ गए हैं, आपके प्रश्न 2022। आपके प्रश्न के बाद भी जो आया वो 192 छात्र ऐसे हैं। अब जो गरीब बच्चा है उसको अगर समय पे नहीं मिलेगा वो तो फिर कहीं का नहीं रहेगा, वो तो ड्रॉप आउट होएगा। मुख्य कारण इसका ये है कि आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक ना होना, इसमें एक समस्या रही। तो कोई पोर्टल वाली बात आ गई ना जी, उसके कारण ही है, लेकिन आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। प्रशासनिक तौर पे अगर इसको अच्छी तरह से समन्वय बिठा दिया जाएगा तभी बात बनेगी, इसलिए आप उसको जरूर देख लीजिए। चलिए, नहीं तो ये सबसे खराब हो जाएगा काम। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए और थोड़ा सा और प्रयास। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। भाई एक सवाल के ऊपर अगर 10-10 मिनट लगाओगे तो फिर तो टाइम लगेगा ही है। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। आज कल जो शून्यकाल के अंदर हमने 4 मिनट दिए थे, तो आज भी ये प्रयास रहेगा कि जो 4 मिनट के हिसाब से 15 जो पहले 15 जो इसके
भाग लेने वाले हैं उनको हम पूरा समय दे पाए। श्री ब्रिजलाल सैनी जी। तो बता दीजिए कौन कौन है। हाँ, मैं बताता हूँ, नाम पढ़ के बता दीजिए। एक मिनट बैठ, एक मिनट। श्री बिशन लाल सैनी जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, श्री जोगीराम सिहाग जी, श्री जगबीर सिंह मलिक जी, श्री शीशपाल सिंह केरवाला जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री दीपक मंगला जी, श्री ईश्वर सिंह जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री सुरेंद्र पवार जी, श्री अमरजीत ढांडा जी, श्री प्रवीण डागर जी। ये 15 जो अपने सभी विधायक हैं, ये 4-4 मिनट इसमें हिस्सा लेंगे। नहीं, उनके स्पीकर सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। हाँ जी सर जी। कल भी मैंने जब मैंने सुझाव देने की कोशिश की थी तो आप चेयर पर नहीं थे उस टाइम। तो मेरा जो सुझाव था ऑनरेबल स्पीकर सर, एक मिनट, ये मेरा सुझाव इसलिए दे रहा हूं मैं, इसलिए दे रहा हूं जी। नहीं, आपका अगर डाला है तो आपका जरूर होगा इसमें। जो रह गए हैं जिन्होंने डाला उनको, इसमें आपने 2 पर्चियां डाली हुई हैं, वो कैसे डाली है आपने? जिसका आज किया है वो दोबारा डालना पड़ेगा या नहीं, जिन लोगों के कल आ गए थे उनके आज नहीं है, जो आज आ गए हैं वो कल, मतलब जो, हाँ हम नहीं, उन्हीं के निकाल देंगे, उसी में निकाल देंगे। स्पीकर साहब, मैं ये सुझाव इसलिए दे रहा हूँ, जैसे आपने अभी कहा उड़ा साहब के उसमें कि वही इट इज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस। साइन, इट इज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस। हाँ जी, जो इन्होंने, हाँ, पोर्टल की बात। और बहुत ऐसे फैसले आपने लिए हैं जो कि मतलब प्रेजवर्दी है। तो मेरा एक सुझाव है, ये जो क्वेश्चन और आपने शुरू किया है, इसमें ऑनरेबल मेंबर जो प्रॉब्लम अपने हल्के की समस्याएं अपनी मांग लेकर आते हैं, वो उनका एक टेबुलेशन हो, उनकी टेबल बने, उनका हाउस का कोई आदमी बनाए या कोई आपका कोई या कोई डिपार्टमेंट, क्योंकि पोर्टल बना तो उसमें क्या है जी, मैं बताऊं उसमें अभी आप पोर्टल बना कर रहे थे, आप कह रहे हैं पोर्टल बनवा रहे हैं। उसमें आपने सुझाव दिया था, आपने ये भी कहा था कि भाई टाइम नहीं होता। हाँ जी। तो वो जितने डिमांड्स हैं हल्के की या लोगों की या ऑनरेबल मेंबर्स की, वो अगले सेशन में रिप्लाई आ जाए सरकार का, और कोई रह जाए तो उसकी एक हाउस कमेटी, आप जैसे हाउस कमेटी आपने कई बनाई है, हाउस कमेटी प्रिविलेज की है, हाउस कमेटी दूसरी, एक हाउस कमेटी इस बात की बनाया जाए कि 0 और में जो डिमांड आई हैं हल्के के लोगों की, ऑनरेबल मेंबर्स की, उनको रिव्यू किया जाए, उसमें कौन सी पॉसिबल है कौन सी नहीं है, वो कमेटी उस बात का जवाब दे, वो अफसरों को बुलाए कि भाई ये जो मेंबर्स ने दिया है इसमें आपका डिपार्टमेंट का क्या कहना है। ठीक है, तो हाउस कमेटी इसको मतलब तो उसके तो मायने हैं, नहीं तो ऑनरेबल मेंबर बोल के चले जाते हैं, इस कान से सुनी इस कान से निकाल, नहीं, इसके ऊपर विचार करेंगे, कोई मायना नहीं है। इसके ऊपर आप जैसे यू हैव दिस पॉइंट टू टेक द डिसीजन। नहीं, अभी हमने जो निर्णय लिया है, जो 3 प्रश्न पूछने वाला जो निर्णय है हर विधायक का, मुझे लगता है कि जो इसमें रिप्लाई नहीं आता वो उसमें डाल सकते हैं और उसके अंदर रिप्लाई मस्ट आएगा। नहीं स्पीकर साहब, ये जो 1 घंटे में 15 मेंबर 3-4 दिन में 60-65 MLA की जो मांग आती हैं, ये उनका तो आपने प्रोसेस करना पड़ेगा। ये देख लियो, आपका मेरा सुझाव है। ठीक है, धन्यवाद। आप बड़े फराक दिल हो, कोई बात नहीं, अगर हो सकेगा जरूर करेंगे। यू हैव दिस फाइन। नहीं, आप करें, जब आप शुरू करोगे सिर्फ टाइम ही नहीं होता, आपके पास बिजनेस ही नहीं होता। सुनो मेरी बात किरण जी, इसमें कल हमें 4 बजे सेशन हमें समाप्त करना पड़ा, 2 घंटे अभी थे, बिजनेस नहीं होगा तो कैसे उसको, इससे और कितना समय बढ़ाएंगे सर? नहीं, पर जो हमारे नियम है उसके मुताबिक हमें चलना। कॉलिंग अटेंशन मोशन 1 दिन के अंदर 2 लगने हैं, 6 आगे 6 लगेंगे ना। 53 भेजे आपने कॉल अटेंशन मोशन, 53 कॉल अटेंशन मोशन के लिए तो 1 महीने का 2 महीने का सेशन चाहिए। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लिया था स्पीकर सर, उसी का पार्ट। स्पीकर सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। मैंने जो सुझाव दिया है उसमें ये बात आ सकती है कि जो ओपोजिशन मेंबर है ना जी,
उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ नहीं होगी। आज तो उस बात से, उस सुझाव से बच सकता है। उसमें तो वो मांग रखी है, उनकी जो है ना उस पर अमली जामा पहनाया जाए, यही है। यही बात मुख्यमंत्री जी बजट के लिए घूमते हैं कि बजट के लिए सुझाव दो। बजट के लिए हर एमएलए अपने सुझाव देता है, अपनी मांग रखता है, उन मांग के हिसाब से बजट तैयार नहीं। वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अब कहा कि 2 महीने पड़े हैं। अभी आप कोई विधायक अपनी डिमांड देना चाहता है, डिमांड हमने दे रखी है ना जी बजट के अंदर, उसके लिए उन्होंने मांगा। हर सेशन में हम अपने हल्के की डिमांड देते हैं, वो सुझाव ही है। चलिए ठीक, वो उसमें इनकॉर्पोरेट। बाकी लोगों का 0 आवर का टाइम वो कम हो जाएगा। हाँ जी, टाइम तो बता दीजिए। हाँ, वो बता दीजिए, फिर 0 आवर शुरू कर लीजिए। हाँ, लो देखिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं, कुल प्राप्त सूचनाएं 55 जो हैं कॉल अटेंशन आए हैं, उसमें से 11 जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं, 43 जो हैं वो अस्वीकृत हुए हैं और 1 टिप्पणी के लिए सरकार के पास भेजा गया है। एडजर्नमेंट मोशन 1 आया है, 1 को हमने अस्वीकृत किया है। नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन 2 आए हैं, इसमें से 1 अस्वीकृत हुआ है और 1 अभी लंबित रखा गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 आए हैं, 1 कल डिस्कस हुआ है, डिस्कस हो चुका है, और दूसरा जो शॉर्ट ड्यूरेशन का आया था हमने उसको अल्प ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उसको कन्वर्ट कर दिया है, आज लगा हुआ है। प्राइवेट मेंबर बिल कोई नहीं आया है, और जो विधेयक हैं वो 15 विधेयक जो हैं सरकार की तरफ से आए हैं। ये सर जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे सर, वो नहीं, वो हमने वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। श्री बिशनलाल सैनी जी, सर किसानों के खिलाफ केस है, वो तो एक पॉलिटिकल, आप जो मर्जी करो। किसानों का मुद्दा है, आगे रोटी पानी बंद हो जाएगी। नहीं कुछ सर लाओ, मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। ऐसा है, वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए, एक मिनट सैनी साहब, हाँ, आपकी जानकारी के लिए जिसने भी कोई कॉल अटेंशन मोशन भेजा है उसका क्या स्टेटस है, क्या उसको हमने रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, उसका लेटर सभी मेंबर्स को भेज दिया गया है, सबको जानकारी दे दी गई है। सिंगल लाइन ही लिखनी होती। सदन के अंदर ये रिकॉर्ड के ऊपर बात आती है अध्यक्ष जी, इसलिए सदन में आपको बोलना चाहिए। मेरे पास रिकॉर्ड में है। नहीं, जब हमने 55 कहे हैं तो वो सारे इंक्लूड करके ही हैं जो आपने भेजे। नहीं, वो इसमें लिस्ट ऑफ बिजनेस इसमें नहीं आएगा ना जी। आएगा क्यों नहीं आएगा? आएगा जी, इसमें लिखेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, नाम के साथ सब लिखेंगे, सबका लिखा हुआ, उसका स्टेटस क्या है, क्यों रिजेक्ट किया है, वो सब लिखेंगे। श्री बिशनलाल सैनी जी, गोगी जी टाइम, हाँ जी, मैं कहता हूँ ये जो किसान आंदोलन वाला मुद्दा है, 1.5 साल हो गया। बैठ जाओ सैनी जी, बिशनलाल सैनी जी। स्पीकर सर, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सदन के अंदर पोर्टल का बहुत जिक्र हुआ, मैं भी पोर्टल के बारे में एक थोड़ी सी बात अपना काम शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले 2 पोर्टल, हमारे को चिट्ठी लिखी भी, 2 पोर्टल खोल दिए गए, और इनमें अपने बताएं अपने मन की बात, ये पोर्टल थे बताएं अपने मन की बात, जिसमें था कि एक तो ग्राम दर्शन और एक नगर दर्शन। मतलब हमने रदौर वालों ने अपने मन की बात खूब बताई, इसके अंदर 253 बार बताई, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। कह तो दिया, अब आप लोग भी देख लो, ये सारा है जिसमें मन की बातें बताई गई, जो भी डिमांड भेजी गई, आज तक प्रोग्रेस 0 है। एक नए पैसे का भी काम इस मन की बात में नहीं हो पाया। तो अब मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है, अनुरोध किससे करूं?
ना मंत्री जी हैं, पंचायत मिनिस्टर हैं, ना डिप्टी मिनिस्टर है। अब किसको कहें? नहीं, मंत्री बैठे। मेरा अनुरोध है कि जहां कहीं भी मुख्यमंत्री सुन रहे हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हो, पंचायत मिनिस्टर साहब सुन रहे हो, कि भी ये जो पोर्टल खोला गया था, अपने मन की बात बताएं। और अपने मन की बात जो है वो हमने बता दी, भाई इसको कुछ तो करें। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर एक और डिपार्टमेंट बनाया था, पॉन्ड अथॉरिटी हरियाणा। खूब उसके अंदर हमने अपने अपने जोहड़ तालाब जो गंदे पानी के भरे खड़े हैं उसके अंदर लिख करके भेजे, और ये भी कहा गया था कि जल्दी से जल्दी इन पर काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इसकी भी प्रोग्रेस 2% से ऊपर नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। किसी तालाब की इस योजना के तहत खुदाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई। कहा गया था कि अच्छी अच्छी मशीनें लगा करके पानी को साफ करेंगे, उसको खेतों में भेजने का काम करेंगे, कुछ नहीं आज तक हुआ। तो ये भी मेरा अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि भी ये जो पॉन्ड अथॉरिटी हरियाणा जो बनाया गया था, इसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए। अब माइनिंग मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ, मंत्री जी थोड़ा सा इधर गौर कर लो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा और वैसे इनसे पूछना भी चाहूंगा कि भाई ये जो यमुना नदी को जो लगातार इसके अंदर माइनिंग हो रही है, क्या ऐसा भी कोई अधिकार आपने उनको दे रखा है ठेकेदारों को कि भाई आप नदी का प्रवाह चेंज कर दो? जो नेचुरल वे है, धारा है, उसको चेंज कर देते हैं ठेकेदार, पानी दूसरी तरफ से जा रहा है, वहां जो जगह बच जाती है वहां से खुदाई कर लेते हैं। क्या इसका कोई ऐसा कानून नहीं है आपने बना रखा? क्या कोई मापदंड नहीं है ऐसा? ये बड़ी दुख की बात है कि इस प्रकार का काम हरदौर के अंदर लगातार किया जा रहा है। और फिर जब आप ठेका देते हो माइनिंग वालों को, कोई ना कोई बाउंड्री तो उनकी निश्चित करते होंगे कि भी इससे बाहर आप माइनिंग नहीं करोगे। उसके बाहर माइनिंग होती है, किसानों को डरा धमका करके उनसे ठेका रखवा लिया जाता है और वहां माइनिंग करते हैं, उसका नुकसान दूसरे किसानों को होता है। और फिर तीसरा, जब बाढ़ आती है उससे पहले सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके जो वहां ठोकरें बनाती है कि नहीं बनाती है? ठोकरें बनाती है श्री लक्ष्मण और पैच वर्क लगाया जाता है, लक्ष्मण और उसको नष्ट कर हो गया, समय हो गया। वो आपके 4 मिनट वहां ये तो ऊपर वहां आ जाता, मैं नहीं देखता, वो बोर्ड पर आ जाता है टाइम। लक्ष्मण आपा जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आज एससी आयोग की जो गठन हुआ है और उसमें मेरे से पूर्व विधायक रतिया के रविंद्र बलियाड़ा जी को चेयरमैन और उसकी सारी टीम जो उपाध्यक्ष चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं, और सभी मेंबर को मैं बधाई देता हूं कि प्रतिपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक इसकी चिंता करते रहते हैं कि एससी आयोग का गठन हो और जो एससी समाज के लोगों की कुछ योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग हो सके। तो मैं आज सबसे पहले बधाई दूंगा माननीय सीएम साहब को। और बहुत ही एक अहम विषय है पराली का। पीछे जो रतिया मेरा क्षेत्र है वहां भी जीरी की ज्यादा फसल होती है, और पराली प्रबंधन का जो मामला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो हमारी सेंटर की सरकार चल रही है, उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक गठन किया, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए किया है, और उसमें 3900 करोड़ रुपए हरियाणा के हिस्से में भी है कि कोई भी 25 जैसे कोई एफपीओ है, कोई एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं माननीय हमारी जो हरियाणा सरकार है उससे ये अपील करूंगा कि इसमें
2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सेंट्रल सरकार ने, और उसमें सिर्फ एक ही है कि 3% जो ब्याज है उसकी माफी है। मैं हरियाणा सरकार से यही चाहूंगा कि इसमें 50% की सब्सिडी दी जाए ताकि लोग इसकी ओर बढ़ें, जिससे कि हम जो पोल्यूशन कम है कर सकें इसको, और जो हम किसानों की आय जो बढ़ाने की बात करते हैं उससे भी जो पराली है वो लोग ना जलाएं किसान, और वो उनको बेच के उनकी आय बढ़ सके। और मैं इसे उद्योग जो हम ये कोई भी इंटरप्रेन्योर कारखाना लगाए तो उसके बिजली का जो बिल है वो उसको भी जो कृषि जैसे हमारे ट्यूबवेल के कनेक्शन होते हैं उसी सदर पे लिया जाए। और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए और भी हमारी हरियाणा सरकार बहुत सी रियायतें दे सकती है। और एक विषय और है हमारा जो घुमंतु आवास योजना का विषय अभी सरकार ने लिया पीछे कि उनकी जो ड्राफ्ट है वो बन चुका है, और मैं हरियाणा सरकार से यही मांग करूंगा कि उनके आवास के लिए, घुमंतु जातियों के आवास के लिए भी एक बहुत जल्द एक जो योजना माननीय सीएम साहब का सपना है कि प्रत्येक को छत मिले, हर एक निवासी को हरियाणा को उसको सुचारू रूप से हो सके। और हुई मुक्त घुमंतु जाति का हमारा जो बोर्ड बना हुआ है उसको कॉरपोरेशन बनाया जाए ताकि सेंटर की बहुत सी स्कीम है, बहुत सा फंड है जो इन कॉरपोरेशन को मिल सकता है। इसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ये निगम बने हुए हैं। एक तो हमारे मध्य प्रदेश में तो एक अलग से डिपार्टमेंट भी है इन जाति के लोगों के लिए। बाकी मैं यही कहूँगा कि हमारे रतिया क्षेत्र की जो घग्गर नदी वहां से होके बहती है उसके ऊपर भी वो एक बड़ा अच्छा भी सरकार इस पे काम कर रही है, एनजीटी और काफी है। लेकिन मैं एक मांग रखूंगा कि इस पे भी एक कोई प्रोजेक्ट लगे कि ताकि वो जो पानी है प्रदूषित उसको साफ किया जा सके। आपने मुझे समय दिया, माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जोगीराम सिहाग जी, वो पीछे फालतू ले गए थे जो धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सदन का ध्यान एक ऐसे मुद्दे के ऊपर कराना चाहता हूं कि जो बहुत जरूरी है। अभी अभी पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव जो पहले 1.5 साल पहले सरपंच थी, जो पंचायतें थी, उनको जो पावर थी 1.5 साल के अंदर वो पावर घटा दी गई। सरपंच को पावर थी 20 लाख तक के काम अपने क्षेत्र पर कराने की, जो 2 लाख रुपए ये कहकर कर दी गई कि अब सरपंच नहीं है, पंचायत नहीं है, इसलिए जो है अधिकारी जो है इसमें कोई गड़बड़ी ना करें पंचायत फंड में, इसलिए 2 लाख रुपए की गई थी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो पंचायतें हैं उनकी पावर घटाने की बजाय बढ़ाने का कार्य करें। प्रजातंत्र के अंदर 3 टायर हैं। सबसे छोटी पंचायत जिसका मुखिया सरपंच होता है, उसके पास विधानसभा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, विधायक होते हैं, और तीसरी पार्लियामेंट। किसी की भी कोई पावर घटाई नहीं गई, समय समय पर बढ़ाई जाती है। एमपी को एमपी लेट कभी 5 लाख रुपए मिलती थी, उसको 5 करोड़ कर दिया गया। ऐसा क्या कारण है कि सरपंचों को जो है पावर घटाई जा रही है? वो पावर 20 लाख रुपए जो पहले थी कम से कम वो करने का कार्य करें। और रही बात उसके ऊपर तर्क देने की कि ई टेंडरिंग से कराएंगे 2 लाख से ऊपर के, 1,99,000 से ऊपर का ई टेंडरिंग से कराएंगे। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ई टेंडरिंग से जो छोटे टेंडर हैं, पहले तो कोई ठेकेदार लेने नहीं आएगा, लेगा उसको माइनस में भरेगा। आप 3 लाख का टेंडर कर दीजिए, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। 18 3 54,000 रुपए हो गए।
कुछ माइनस में करेगा। फिर वो गए, अधिकारी वही है, उन्होंने बिल पास करना है, सरपंच कराएगा तो भी वही अधिकारी पास करेंगे। तो कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? कौन रोकेगा? क्या सरपंच भ्रष्टाचार करता है? सरपंच चुना हुआ प्रतिनिधि है। जिस प्रकार से हम जवाबदेही हैं, हम किसी गांव में 4 और 5 दिन में जल्दी करते जाते हैं, सरपंच डेली वहां रहेगा, उसको रोज जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत से काम ऐसे हैं जिसके अंदर एस्टिमेट के अंदर नहीं लेते। खेत खलिहान के अंदर रास्ता बनाया जाता है, उसके अंदर लेवलिंग का पैसा नहीं दिया जाता। एस्टिमेट के अंदर जो रास्ता बन गया, उसके साइड में जो मिट्टी लगानी है उसका पैसा नहीं दिया जाता। ठेकेदार बना के चला जाएगा। अध्यक्ष जी, घंटी मत बजाना, अभी मेरे हल्के मुद्दे रह जाएंगे। हल्के के मुद्दे नहीं है आप। ठेकेदार तो बना के चला जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं उस रास्ते से। उसी प्रकार सरपंच तो कह के या तो किसान से लेवलिंग करा लेगा, सुनो, या तो किसान से लेवलिंग करा लेगा, श्री जगबीर या सिंह मलिक सरपंच जी फंड से कर जाएगा। अध्यक्ष जी, मैंने समय हो गया। जगबीर सिंह मलिक जी, ये तो फिर बात नहीं हुई ना। मैं 20 लाख की जो सरपंचों की पावर बनाने की बात करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। ये रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। जोगीराम जी, जोगीराम जी बैठ जाइए, जोगीराम जी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मंत्री जी आप बैठ जाइए। आपके तो आपके सामने आप सरकार में कहो खड़े। जोगीराम जी बैठ जाइए। जगबीर सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं 20 लाख की सरपंचों की पावर का समर्थन करता हूं और ये भी करता हूं कि 2 साल तक जो ग्रांट नहीं गई है 2 साल तक गांव में, वो 2 साल की भी ग्रांट दी जाए। मैं आज कर्मचारी सड़कों पर हैं। डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन का जो है 15 जून से 2022 से आंदोलनरत है। इनके डीजी को की जगह आईएएस का अपॉइंटमेंट की जाए और 5 डिमांड जो इनकी मांगी गई है उनका नोटिफिकेशन किया जाए। पीटीआई जो है 31 महीने से संघर्षरत है। उनके चूल्हे ना बुझने का वायदा मुख्यमंत्री ने किया था, उनके चूल्हे को जलाने का काम करे। हरियाणा यूनिवर्सिटी कंट्रेक्चुअल टीचर्स को जो खाली जगह पड़ी है उन पर समायोजित किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स की है और स्पोर्ट्समैन की जो 24/11/22 का जो नोटिफिकेशन है ग्रुप सी में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट दिए, उसको विड्रा करके जैसे पहले था। ट्वीट आए सीएम साहब के और स्पोर्ट्स के मंत्री के, उन्होंने ये कहा था पहले की तरह ये रखे जाएंगे, लेकिन 4 डिपार्टमेंट दे दिए इनको खत्म किया, नहीं तो इनको कोई नौकरी ही नहीं मिलेगी स्पोर्ट्समैन की। इसके अलावा जो है आपने हल्के की डिमांड जो है ये 2-4 डिमांडें थी, आज तक पूरी नहीं हुई है। ये कहते डिमांड दे दो, मेरा तो बाईपास ही नहीं बना। और देखो बाईपास का मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है मेरे पास, ये रही मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट। और इसके बाद विधानसभा में इसका सवाल आया, विधानसभा में यस की। इसके बाद ये चिट्ठी आ गई, अखबार में दे दी, अब ये बनेगा नहीं। 1.5 घंटा 2 घंटे से कम नहीं लगता कोना पास करने में इसके बगैर। और अब मैं बताता हूँ आपको, आपने 3 क्वेरीज का जो सवाल उठाया था उस पर मेरा प्रश्न चिन्ह है। या तो इसको बंद कर दें और नहीं तो कोई सिस्टम से इसको लागू करें। मैंने एक सवाल दिया था, क्वेरी थी 42 नंबर। उस क्वेरी में जो है ये था, मैंने पूछा था कि मेरा सेक्टर 7 और 13 जो डेवलपमेंट होनी थी उसमें कितनी जगह पर नाजायज कब्जा है।
इन्होंने दिया था, ये इसका जवाब है मेरे पास। इसमें सिर्फ wrote at present there is an unauthorized illegal cultivation by some unknown farmers on approximately 55 acres of the acquired land। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक गांव की मेरे पास ये गिरदावरी 6 फसलों की 250 एकड़ में नाजायज कब्जे एक गांव के, 600-700 के करीब एकड़ है, 693 उसमें से लगभग सारे पर कब्जा है। अगर कोई गलत जानकारी दी है आप मुझे लिख करके भेजिए। आप ये मैं ये फाइल पर रख रहा हूँ, मैं आप लिख करके भेजिए, मैं दे रहा हूँ कोई। ये देखो, ये आपका जवाब भी है और ये गिरदावरी भी है और टोटल देख लेना, चेक कर लेना, मैं कर रहा हूँ। यदि ऐसे ही जवाब आएंगे, 55 कह दिया और 250 एकड़ की तो ये रिकॉर्ड में है और ये गिरदावरी साथ है, तो ऐसे जवाब दिए जाएंगे। क्या मलिक साहब, मैं आपको एश्योर करता हूं कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीएम साहब का डिग्निटी ऑफ द हाउस। अगर कोई हाउस के किसी निर्णय की उल्लंघना करता है, कोई भी अधिकारी है, उसको यहाँ विधानसभा के अंदर बुला करके उनका जवाब तलब किया जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है जी, मेरा एक सवाल था 2019 में से अब तक कितने राशन कार्ड निरस्त हुए। इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का जवाब है कोई राशन कार्ड निरस्त नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए, 30 तो मैं लाया, मेरे पास 200 की लिस्ट है, 30 तो मैंने लिखा है जिसमें लिखा था फर्जी है, 30 की तो मैं फोटो स्टेट करवा के लाया हूँ। जवाब आया था विधानसभा में कोई राशन कार्ड निरस्त नहीं हुआ, ये फर्जी के 30 तो मैं ले आऊं, 200 की लिस्ट मेरे पास है और 3400 अभी 3400 फर्जी राशन कार्ड एक ब्लॉक में, राय ब्लॉक में निकले। अब रिकॉर्ड जगह 3400 और कोई कार्रवाई नहीं, किसी पर कोई पूछताछ नहीं, इस टाइप के जवाब आते हैं। अगला जवाब लें श्री शीशपाल सिंह जी। नहीं, मैं मेरे पास सबके जवाब हैं, जो जवाब आपके क्यूरीज के जवाब आए हैं। 1 मिनट ज्यादा होगा गोगी जी, नहीं क्यूरीज के जवाब आए, ज्यादा हो गया। ये इससे बाहर निकालो, मेरी डिमांड नहीं है, मैं हाउस की नहीं, मैंने कहा ना, अगर क्वेरीज का एक मिनट सुनिए, मैंने हाउस की प्रेस्टीज की बात करता हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता। मैं जो आप इन भाइयों के भी ऐसे जवाब आएंगे, आप सुनिए तो सही। मैंने जो कहा है, आपके पास कोई गलत आंसर आता है या आंसर पूरा नहीं आता तो मेरे पास लिख करके ये गलत है, ये मैं पेश कर रहा हूँ, आप लिख करके भेजिए मुझे, मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। ये मैं अब हाउस को बता रहा हूँ, सबको पता। हाँ, मुझे लिख करके भी आप भेज दीजिए। ये आपकी क्यूरी नंबर 36 है, जिसमें कहा खानपुर की लाटकी में कोई पानी नहीं, ये फोटो उसके श्री शीशपाल सिंह जी के। आप मुझे, मैंने कहा ना मलिक साहब, आप लिख करके भेजवा दो मेरे को, मैं धन्यवाद अध्यक्ष जी। चलिए, हो गया आपके माध्यम से। 1 मिनट के शीशपाल जी, हो गया। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री विनोद शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधायक, और श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आदरणीय सदस्य राज्यसभा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से कुछ प्रदेश के और कुछ मेरे हल्के के मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हरियाणा में पंजाबी भाषा को हमने दूसरी भाषा का दर्जा दिया है, और अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ये पंजाबी भाषा को खत्म करने का काम कर रही है। अभी पीछे 4000 पोस्टें निकाली गई है टीचरों की, जिसमें से एक भी पंजाबी टीचर की भर्ती के लिए एक भी आवेदन नहीं लिया गया। उनको कैप दिखा दिया गया है, और जो मेरा सिरसा और पूरा बेल्ट जो पंजाब के साथ है, वहां पे पंजाबी विषय के जो अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी है। तो मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पे दोबारा इस मुद्दे को इस पे जांच करें और जो पंजाबी भाषा के जो अध्यापक हैं उनकी भर्ती भी निकालें। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी पीछे
कि जो 1984 पीटीआई अध्यापक हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे, अभी तक वो भी एडजस्ट नहीं हो पाए। तीसरा, अभी जो बात चल रही थी सरपंचों की शक्तियों का, राजीव गांधी जी ने एक कानून बनाया कि जो सबसे लोकतंत्र में सबसे नीचे का पायदान जो है सरपंच है, और उसको जितनी ज्यादा ताकत देंगे उतना देश मजबूत होगा। पर आज ये सरकार है इससे उल्ट काम कर रही है। आज उनकी शक्तियां कम कर दी गई है। 2 लाख रुपए में कुछ भी काम नहीं हो पाता, एक कमरा नहीं बन पाता, एक दीवार नहीं बन सकती, तो वो 2 लाख रुपए का प्रयोग कहां करेगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस 2 लाख की जो है श्रेणी को बढ़ाकर इसको कम से कम 20 लाख रुपए की जाए। इसके साथ साथ मैं आपको आपके माध्यम से जो कि स्कूलों के अंदर अध्यापकों की कमी है, चाहे कालांवाली क्षेत्र हो चाहे सिरसा क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र है शिक्षा के अंदर, और वहां हर स्कूल के अंदर अध्यापकों की कमी है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो शिक्षकों को वहां पे भर्ती की जाए, और अगर तुरंत भर्ती नहीं की जाती तो हम चाहते हैं कि जो वहां उस गांव का जो बच्चा है जिसने बीएड जेबीटी कर रखी है, तो उनको एक बार स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया जाए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कालांवाली में तहसील की बात करूं, वहां तहसीलदार नहीं है। मैं चाहूंगा सरकार से कि वहां पे परमानेंट तहसीलदार की नियुक्ति की जाए, जो कि काफी समय से पेंडिंग पड़ा है। इसके साथ साथ मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि किसान आंदोलन के अंदर सिरसा एक किसान आंदोलन का केंद्र रहा और वहां अनेक किसानों पर केस बनाए गए। हम चाहते हैं कि अब वो बात, जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सभी केस वापस ले लिए जाएंगे, तो सभी केसों को वापस लेकर अब उसको सभी केसों को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और गंभीर विषय पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी आधा मिनट पड़ा है सर, कि किसानों को जो बिजली दी जा रही है आज, वो रात को दी जा रही है, और ये ठंड का समय, इतना बहुत ज्यादा ठंड का समय है। मेरे हल्के में भी रात को एक किसान की मौत हुई है ठंड के कारण। हम चाहते हैं कि अब जो सर्दी का मौसम है उसमें जो बिजली है वो दिन में दी जाए। इसके साथ साथ जो हुड्डा कॉलोनी है हमारी, वहां पे सड़कों की बदहाली बहुत ज्यादा है, तो उस पर भी आपका ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।